आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को देख लेना, इन चारों मनोवैज्ञानिकों के जितने भी कंसेप्ट है आज मैं आपके क्लियर करा दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना भी आपका सीटेट और टेट का सिलेबस है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बस आपको पूरा कराने वाला हूं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा ये मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये मेरे सीटेट के नोट्स ले लेना। सीटेट का अगर एग्जाम आपको पास करना है अच्छे नंबर से, ये नोट्स आपके लिए काफी है। कोई भी बुक आपको अलग से परचेज नहीं करनी, ना ही अलग से कुछ आपको खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा मटेरियल आपको इन्हीं के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इनसे आपका सीटेट का एग्जाम 100% पास होगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है, बल्कि ज्यादा नंबर से होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन चारों महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के बारे में। एक एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास वीडियो आज आप सभी के लिए। देखिए पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं, देन उसके बाद में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यही से आपके एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। चारों ही मनोवैज्ञानिक आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो जीन पियाजे थे वो आपके स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ये किस देश के निवासी थे और उनके अलावा इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने सभी के देश और सभी के सिद्धांत लिख दिए। दूसरे नंबर पर आपके कोलबर्ग, ये अमेरिका के थे और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। उसके अलावा तीसरे पर आपके वाइगोत्स्की, ये रूस के थे और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। उसके अलावा आपके नोम चोम्स्की, ये आपके अमेरिका थे, जो भाषा विकास से संबंधित है और आपकी जो लैंग्वेज होती है, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी लैंग्वेज हो, उसमें आपका एक एक नंबर आपके हर लैंग्वेज में आता है। नोम चोम्स्की का क्वेश्चन। तो चारों ही मनोवैज्ञानिक है, इनके देश के नाम मैंने आपको बता दिया, किस देश के निवासी थे और कौन कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनसे संबंधित थी। अब बात करते हैं इनसे संबंधित वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं और बार बार ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के मिलते हैं। और चलिए मैं आपका एक टेस्ट भी ले लेता हूं, देखता हूं आपको कितना स्कोर आता है। तो आज की वीडियो आप लोग एक टेस्ट के रूप में लेना और वीडियो के एंड में देखना आपने कितना स्कोर किया है और कितने नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आज की वीडियो के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। पहला, कि अकॉर्डिंग टू चोम्स्की विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए जहां भी चोम्स्की आपको मिल जाएंगे, इन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, यानी इननेट एबिलिटी होती है, बाय बर्थ एबिलिटी होती है बच्चे में भाषा सीखने की। जैसे मैं हुआ, चाहे आप लोग हुए, जब हम छोटे से थे तो अपने आप ही भाषा सीख गए थे ना। अपने परिवार में जो हमारे भाषा बोली जाती है उसको हम इमिटेशन करके, अनुकरण करके भाषा सीख गए। वही बात बोलते हैं नोम चोम्स्की कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरे इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है, इसका नाम है आपका एलएडी। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसका नाम है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि बच्चे के दिमाग में डिवाइस होता है, इसकी हेल्प से बच्चा किसी भी भाषा को सीख लेता है। ये नोम चोम्स्की के बारे में जरूरी बातें हुई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए इसके ऊपर तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, यहां से एक नंबर आपका पक्का आएगा। ठीक है, देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं यानी जो एब्स्ट्रैक्ट आपकी कंसेप्ट होते हैं उनके विषय में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करना कर देता है। देखिए जीन पियाजे का मैंने आपको बता दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहले नंबर पर थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की। दूसरे नंबर पर होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की। तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपकी 7 साल से लेकर 11 साल। और लास्ट में होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से प्लस की होती है, 11 से 15 साल तक की भी कहीं कहीं दिया हुआ है। तो 4 स्टेज हो गई। इनके जो ईयर दिए हुए ये भी आपको पूछा जाता है और इन अवस्थाओं के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बात हो गई इन अवस्थाओं की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, मूर्त चीजें वो होती है जिनको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन अमूर्त वो हो सकते हैं जो सेम इसका अपोजिट होता है। तो उसके बारे में तार्किक चिंतन जो स्टार्ट करता है वो बच्चा स्टार्ट करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से प्लस की होती है। ठीक है, आंसर सेकंड हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, एक नंबर का इससे रिगार्डिंग जरूर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कोई भी मत छोड़ना, सारे महत्वपूर्ण मैंने छाट के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता को, ठीक है, यानी मोरालिटी की अनुपस्थिति को, यानी एब्सेंस को सही अर्थ में सूचित करता है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मैंने आपको ऊपर बता दिया था, और इस सिद्धांत में इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी, इसमें इन्होंने स्टेज बताई थी 3।
जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी, इन्होंने 3 स्टेज बताई थी। इनकी भी 3 स्टेज की 2-2 स्टेज थी, ठीक है, लेकिन आप लोग 3 याद करिए। तो 3 स्टेज में चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। पहली स्टेज थी आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। प्री कन्वेंशनल स्टेज ये होती है आपकी पहली स्टेज, जो कि होती है आपकी 4 साल से लेके 10 साल तक की। दूसरी होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, ये होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपके पेपर में यही से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये होती है आपकी 10 साल से लेके 13 साल तक की। और तीसरी होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये होती है आपकी तीसरी अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि आपकी 13 साल से प्लस की होती है। अब इसमें बात कर रहा है कि कौन सा स्तर यानी कौन सी स्टेज नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, यानी किस स्टेज में अनुपस्थिति रहती है नैतिकता की। देखिए जो आंसर है इसका सही हुआ आंसर पहला, स्तर 1। देखो 4 साल से स्टेज आपकी शुरू हो रही है, इसका मतलब जन्म से लेके 4 साल तक के बच्चे के अंदर आपके नैतिकता होती नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं है नैतिकता होती क्या है। बच्चा देखना अपने मम्मी को भी मारता है, पापा को भी मारता है, घर में जो दादा है उसको भी मारना शुरू कर देता है, उसे पता थोड़ी है कि बड़ों को मारना चाहिए। तो नैतिकता आपके 4 साल तक के बच्चे में नहीं होती, तो आपका लेवल 1 हो जाएगा, स्तर पहला से हो जाएगा। और इन 3 स्टेज को मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी तीनों स्टेज दी हुई है, ठीक है। चलिए अब देखिए इनके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो डिटेल में देख सकते हो, लेकिन आज की वीडियो भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वो वीडियो डिटेल में डाली हुई है। अगला क्वेश्चन आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, वाइगोत्स्की आगे जहां भी वाइगोत्स्की आपको दिखेंगे उस ऑप्शन में आपको समाज या फिर आपका सोशल वो जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि बच्चा अपने समाज से, अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। समाज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, हमारा घर आ जाता है, घर के मेंबर आ गए, हमारा स्कूल आ गया, पास पड़ोस आ गया, रिश्तेदार आ गए। तो जितनी भी चीजें हमारे समाज के अंदर होती है इनसे हम इंटरेक्ट करके ही तो सीखे है। तो यही बात कही थी लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, ठीक है, कि बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है समाज से। और जहां पर भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा वहां पर आपको समाज दिखे, देखते आंसर कर देना, सही हो जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि मैंने आपको बताई थी, जो कि होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की, वो किसके साथ संबंधित है वो आपको बतानी है। देखिए 2 साल तक का बच्चा क्या क्या चीजें करता है, देखिए वह संबंधित है आपकी आंसर सेकंड, अनुकरण यानी इमिटेशन। इसका मतलब होता है कॉपी करना यानी नकल करना। जैसे जब हम छोटे थे तो अपने घर वालों की कॉपी करके हम लोग अपनी भाषा सीख गए। जैसे नोम चोम्स्की ने कहा था कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो यही होता है आपका अनुकरण यानी कॉपी करना। तो 2 साल तक का बच्चा चीजें सिर्फ कॉपी करता है, नकल करता है, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। उसके अलावा दूसरी चीज स्मृति, मेमोरी भी संबंधित होती है। मानसिक निरूपण, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये भी 2 साल तक के बच्चों के साथ जुड़ा होता है, जहां पर क्या होता है किसी भी एक टॉपिक को दूसरे चीजों से रिलेट करके बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल कि टीचर ने बच्चों से पूछा कि बताओ जल कितने टाइप का होता है, तो बच्चा क्या काम कहेगा, मैडम जल कितने टाइप का थोड़ी होता है, जल तो जल ही होता है, उसको हम पीते नहीं। फिर टीचर कहेगी कि जल को वर्षा जल भी कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, समुद्री जल कहते हैं, यानी एक चीज को रिलेट कर दिया दूसरी चीजों के साथ, ठीक है। ये होता है आपका मानसिक निरूपण। तो आंसर आप समझ गए इसका कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण सेकंड से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज में। और देखिए छोटे सा जो बच्चा होता है वो इमिटेट करके चीजें सीखता है यानी अनुकरण करके सीखता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना, 1 नंबर का आपके एग्जाम में कंफर्म यहां से पूछा जाएगा। देखिए इसको ध्यान से समझना, जहां पर भी आपको वाइगोत्स्की आएगा, समाज सांस्कृतिक तो आपको देखने को ही मिलेगा समाज, उसके अलावा ये 2 टर्म आपको जरूर देखने को मिलेगी, स्कैफोल्डिंग और आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या इसको जेडपीडी बोल देते हैं। अब इन दोनों को ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं। इसमें आपका पहली चीज है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग को बोलते हैं टेम्परेरी सपोर्ट, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो टेम्परेरी सपोर्ट या फिर टेम्परेरी हेल्प। जैसे हम छोटे थे तो जब हम छोटे से थे तो साइकिल चलाते थे हम, तो जब साइकिल हमसे चलती नहीं थी तो हमारे कौन सपोर्ट करता था, जो हमारे बड़े बहन भाई थे, हमारे मम्मी पापा थे, चाचा ताऊ थे, तो हमारी हेल्प करते थे हमारी साइकिल चलाने में। तो क्या देते थे वो हमें, वो देते थे हमें टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी सपोर्ट। ये कहा जाता है आपका स्कैफोल्डिंग। आंसर भी आपका तीसरा ही सही है।
कि जब बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, जी ठीक है, वही मैंने कही ना, टेम्परेरी सपोर्ट द्वारा विस्तारित उसको किया जाता है, तो वो होती है आपकी स्कैप फोल्डिंग। इसको आप समझ गए साइकिल वाले एग्जाम्पल से। दूसरी इसके अंदर एक और टर्म है आपकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? जो वास्तविक विकास का स्तर होता है और जो संभावित विकास का स्तर होता है, उसके डिफरेंस को यानी अंतर को बोलते हैं। जैसे कि भाई आपका वास्तविक विकास है इतना 80 नंबर का, भाई सीटेट में या टेट में आपको 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन आप लोग लाते हो मान लीजिए 80, 81, 82, 83 इतने तक ले आए, तो ये तो हो गया आपका वास्तविक विकास। संभावित कितना है? मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर आप लोग मेरी वीडियो सभी तरीके से अच्छी तरीके से देख लोगे, चैनल के साथ जुड़े रहोगे या नोट्स को ले लोगे, तो संभावित विकास मान के चलिए 120 प्लस का आप लोग इजीली स्कोर ला सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका संभावित विकास, ये हो गया आपका वास्तविक विकास। इसके बीच का जो अंतर है यानी डिफरेंस है, वो होता है आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आंसर इसमें दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए जेडपीडी के बारे में और स्कैफोल्डिंग के बारे में, दोनों ही महत्वपूर्ण टर्म है। और इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, स्कैफोल्डिंग होता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखिए चैनल से जुड़े रहना, सीटेट नहीं आगे के एग्जाम भी मैं आपको पास करा दूंगा, बस पढ़ते रहना आप लोग, और जितनी चीजें बताता हूं बोलता हूं उनको कर लेना। और जो लोग नए आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन एग्जाम के पास होने के बाद जो आगे वैकेंसी निकलेगी उसके लिए भी मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, ताकि आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। बेसिकली लड़ाई उसी चीज के लिए है। अगला क्वेश्चन है, चोम्स्की के गहरी संरचनाओं यानी जो डीप स्ट्रक्चर है उसके संदर्भ का क्या अर्थ है? देखो नोम चोम्स्की आगे मैंने क्या कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये इन्होंने कहा था। एक एलईडी डिवाइस कहा था, और जहां पर भी नोम चोम्स्की देखने को मिलेंगे वहां आपको सार्वभौमिक व्याकरण या फिर यूनिवर्सल ग्रामर, या फिर एक और नाम इसका कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसको भी लिख लेना, स्ट्रक्चरल ग्रामर, इसको भी लिख लो। ठीक है, ये वर्ड आपको जरूर देखने को मिलेंगे जहां भी नोम चोम्स्की का आपको मतलब देखने को मिलेगा। जहां पर भी आपको देखने को मिले यूनिवर्सल ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर या फिर सार्वभौमिक व्याकरण, देखते आंसर उसके ऊपर ऑप्शन पे लगा देना, आपका सही होगा। ठीक है, यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित होते हैं। जन्मजात क्षमता भी आ गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी एक स्टोरी भी आ रही है जो कि आपकी कोलबर्ग से संबंधित है, कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी थी। हिंज ने चोरी कर ली थी ना, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो जिसने दवाई बनाई थी वो दे नहीं रहा था कि भाई मैंने आविष्कार किया था, मैं क्यों तुमको दूं, मैं तो उसको ज्यादा रेट पर दूंगा, तुम्हें फ्री में दे देगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें ये पूछा है कि क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यहां पर हिंज ये सोच रहा है। ठीक है, तो कोलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखिए यहां पर क्या सोच रहा है बच्चा, कि अगर उसने हिंज ने चोरी की तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, और जो आपकी स्टेज मैंने आपको बताई थी प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा, उसी की आपकी एक सब स्टेज होती है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ठीक है, इसमें बच्चा की जो नैतिकता होती है वो आपकी सजा पर या फिर आपके आज्ञा पालन पर निर्भर होती है, आधारित होती है। कि जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसको क्या मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज की एक सब स्टेज है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो देखो इसको कहा जाता है स्कीमा। ठीक है, अब स्कीमा के बारे में महत्वपूर्ण चीज है जो आपको क्वेश्चन में बता दी। अब स्कीमा को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि वो एक्टिविटीज जो हमारे माइंड द्वारा हमारी बॉडी करती है। जैसे अभी आप लोगों ने क्या काम किया होगा, अभी आप लोगों के हाथ में अपना एक मोबाइल होगा, इस मोबाइल में आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। अब आपके माइंड में क्या चीज चल रही है कि अपने हाथ से आपने मोबाइल को पकड़ा हुआ है। अगर अपने माइंड में ये चीज नहीं होगी तो मोबाइल छूट जाएगा आपके हाथ से। या फिर जैसे मान लीजिए आपकी तरफ को कोई बॉल फेंके कि ले पकड़ो, तो आप बॉल को अगर माइंड के अकॉर्डिंग हमारे हाथ पैर सही चलेंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे, बॉल को पकड़ लेंगे, वरना तो हमारे सर पर ही आके लगेगी। ठीक है, तो यही होता है आपका स्कीमा, कि वो एक्टिविटी जो हमारे माइंड द्वारा हमारी बॉडी करती है। ठीक है, यह क्वेश्चन में जो आपको चीज दी हुई है ये है आपका स्कीमा। और स्कीमा किससे संबंधित है? आपके जीन पियाजे से। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए अगर आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हो सके तो रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, आ टीचर कैन इंस्टॉल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाई।
कि कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। देखिए, अगर बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना है कि हम क्या क्या चीजें सही है, क्या चीजें उचित है एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, तो सबसे बढ़िया काम होता है कि नैतिक मुद्दों पर जो आधारित चर्चाएं होती है, जो डिस्कशन होता है नैतिक मुद्दों पर, उसमें उनको इन्वॉल्व कर दो, उनमें शामिल कर दो। सबसे बढ़िया, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, आंसर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है, किसको नेग्लेक्ट किया जाता है। देखिए, वाइगोस्की आ गए तो मैंने कहा था जहां भी वाइगोस्की आएगा वहां पर आपको समाज जरूर देखने को मिलेगा। समाज के साथ साथ आपको संस्कृति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उसके अलावा आपकी भाषा भी आपकी क्या होती है, समाज के अंदर होती है, भाषा समाज के अंदर ही सीखी जाती है। लेकिन बायोलॉजिकल आपका नहीं होगा, यानी जैविक आपका वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है। तो आंसर इसमें आपका जो सही हो जाएगा जैविक यानी बायोलॉजिकल सही हो जाएगा। ये तीनों ही चीज आपके वाइगोत्स्की से जुड़ी हुई है। ठीक है, इन तीनों को भी देख लेना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, सीधे सीटेट यूपी टेट नहीं, आपकी टीचिंग वैकेंसी में भी यही से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यानी जो बड़े होते हैं, डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। देखिए, पियाजे यहां पर बोलते हैं कि जो बच्चों का चिंतन होता है, यानी जो बच्चा चीजें सोचता है, जो बड़े होते हैं तो उनमें भाई प्रकार में भिन्न होता है। जो बड़े होते हैं जैसे हम लोग हुए, वो अलग टाइप से सोचते हैं, छोटा बच्चा वो अलग टाइप से सोचेगा। ठीक है, उसके अलावा मात्रा में नहीं होता, ये आपके सिर्फ प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मात्रा का फर्क थोड़ी है कि किसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी के बेस पर पता थोड़ी चलेगा। तो मात्रा में नहीं होता, प्रकार में भिन्न होता है। बड़ों का चिंतन थोड़ा ज्यादा होता है, बच्चों का कम होता है। दोनों के सोचने की जो एबिलिटी है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये आपके किसने कहा था, तो देखिए ये कहा था आपके जीन पियाजे ने। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है आपके कई एग्जाम में। ठीक है, तो जीन पियाजे के विचार थे, इन्होंने कहा था, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको सिर्फ एज इट इज याद करनी है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, यानी यहां पर कौन सी स्टेज आ गई, प्री कन्वेंशनल लेवल आ गया, पहली स्टेज आ गई। कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, यानी मोरल डिसीजन लेना है एक व्यक्ति को, तो वो बताना किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो देखिए वो होगा आपका अंतर्निहित संभावित दंड में। आंसर आपका 4 से हो जाएगा कि अगर चोरी की तो उसको सजा मिलेगी, जो हिंज वाली स्टोरी में कहा गया है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि जो बच्चे खुद से मौखिक संवाद करते हैं, संवाद मतलब आपस में बातचीत करना, डायलॉग करना आपस में, उनको लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो देखिए वैसे तो ऐसे बच्चों को कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो पागल है, अपने आप ही बात करता है। नहीं, ऐसे बच्चों को लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये क्या है, उनकी प्राइवेट स्पीच है, यानी व्यक्तिगत वार्ता है। बच्चा जब खुद से बात करता है, कोई भी बात करे बच्चा खुद से, तो उसकी प्राइवेट स्पीच है, व्यक्तिगत वार्ता है, तो ऐसा बोलते हैं लेव वाइगोत्स्की। आंसर तीसरा से हो जाएगा। ऐसे बच्चों को व्यक्तिगत वार्ता से संबंधित करके जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या है। ठीक है, यानी जो आपका एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, रचनात्मक कक्षा कक्ष, उसमें आपको पूछा है जो लर्निंग होती है यानी अधिगम होता है वो क्या होता है। तो देखिए आंसर है इसमें आपका 4 कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है, यानी खुद से क्रिएट किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक एक्टिव रोल निभाते हैं। आंसर इसमें आपका 4 से हो जाएगा। इन दोनों ही मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये आपका रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम के बारे में चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा, यानी यहां पर बात हो रही है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, पियाजे के विकास के किस चरण में होता है। पहले तो आप जान लीजिए ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी जो आपका वस्तु स्थायित्व होता है किसको बोलते हैं। मैंने क्या कहा था, इस जब बच्चा किसी चीज को अपने सेंसरी ऑर्गन से के माध्यम से ढूंढ लेता है, जैसे मान लीजिए आप एक काम करना, एक तकिया लेना, इस तकिए के पीछे आप मोबाइल छुपा देना अपना, तो बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और आपकी स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन मैंने आपको बताया था। इनकी हेल्प से बच्चा तकिए के पीछे या कहीं पे भी मोबाइल छुपा दो, आप बच्चा उसको ढूंढ लेगा। तो यही होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। और देखिए यहां पर सेंसरी ऑर्गन्स की बात आ गई कि इनके माध्यम से बच्चा ढूंढ रहा है, तो आपकी स्टेज कौन सी हो जाएगी,
सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदनात्मक अवस्था, जो कि होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की, जिसमें बच्चा जितनी भी चीजें सीखता है करता है अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो देखिए